देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। दो तीन अहम मामलात हैं जिनके हवाले से आज प्रोग्राम में जवाब लेने की कोशिश करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जो असखुद नोटिस लिया है कि हाई प्रोफाइल केसेस में हुकूमत की तरफ से मुतसव्विर मुदाखलत हो रही है, परसीव्ड इंटरफेरेंस हो रही है, इंटरवेंशन हो रही है, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आज सो मोटो नोटिस की जो है कार्रवाई की। और इस कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल केसेस में अफसरान के तबादले किए जाने, उनका तकर्रुर किया जाना, उसको बिल्कुल रोक दिया है, पाबंद बना दिया है कि जितना भी रिकॉर्ड है हाई प्रोफाइल केसेस का वो बिल्कुल महफूज रहेगा। और इसकी बुनियाद ली है सुप्रीम कोर्ट ने कि जब तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना किया जाए तब तक मुल्क में जो है कानून और इंसाफ का बोलबाला नहीं हो सकता। इस खबर के हवाले से सारा दिन आप लोगों ने डिटेल्स वगैरह देख ली होंगी, यहाँ पर डिटेल बताएंगे तो प्रोग्राम का सारा टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाएगा। बट कमिंग शॉर्ट टू द स्टोरी, कमिंग शॉर्टली टू द पॉइंट के सवालात ये जन्म लेते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में असखुद नोटिस लेने का इख्तियार हासिल है या नहीं है। ये एक बड़ा अहम, क्योंकि यहीं से बुनियाद आगे बढ़ती है इस केस में अहकामात की या हिदायत पे अमल होने की। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है कि इस किस्म के मामलात में कि जो एग्जीक्यूटिव के तहत तसव्वुर किए जाते हों उनमें नोटिस लिया जाए, और इसका क्या ताल्लुक बन सकता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से, और इसका एक सियासी कॉनोटेशन भी है, इसकी एक सियासी रेलेवेंस भी है। नून लीग जाहिर है एतराज कर रही है, उनका मानना है, उनका समझना है कि उनके केसेस के हवाले से शायद ना इंसाफी होती रही है माजी में और आइंदा मुस्तकबिल में भी होगी। सो इसलिए नून लीग को एतराज़ है और नून लीग का सियासी बयानिया ये है कि सुप्रीम कोर्ट को इस किस्म के केसेस सुनने का इख्तियार नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के इस अज़खुद नोटिस पे बहुत खुश है और उनका कहना है कि ये NRO 2 एक होने जा रहा था। हुकूमत शायद मुबैना तौर पे अपने खिलाफ केसेस जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून की क़यादत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और वज़ीर आला जो इस वक्त पंजाब के हैं हमजा शहबाज, उनके खिलाफ बड़े बड़े केसेस हैं। तो शायद हुकूमत में आने के बाद NRO 2 अपने लिए लेना चाह रही थी और केसेस को ख़त्म करवाना चाह रही थी, जिसके लिए अफसरान के तकर्रुर तबादले किए जा रहे थे। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत खुश है, उसका सियासी बयानिया है कि जी NRO 2 का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक दिया है। तो इस हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ भी हम जानेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानेंगे, कुछ लीगल राय इसके हवाले से लेंगे। प्लस आज इस्लामाबाद में अफवाहें बहुत ज़्यादा गर्म और सरगर्म रहीं। सुनने में ये भी आता रहा कि शायद चंद घंटों के अंदर, शायद 1 या 2 दिन में असेंबलियां डिसॉल्व कर दी जाएं, इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। सुनने में ये भी आ रहा है कि हुकूमत पर बहुत इस वक्त प्रेशर है, बहुत इस वक्त दबाव है और परसीव्ड मुतसव्विर प्रेशर है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि फौरन इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए। अब इस सारे सिनेरियो में इमरान खान कल जुमे को मुल्तान में जलसा करने जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर रखा था कि मुल्तान जलसे में वो अपने इस्लामाबाद मार्च की तारीख दे देंगे। तो क्या कल इमरान खान इस्लामाबाद मार्च की तारीख देंगे? अगर वो दे देते हैं तारीख तो फिर उस सूरत में हुकूमत का लाया अमल क्या होगा? हुकूमत क्या अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी? इलेक्शन कब होने हैं? आज हुकूमत ने एक बार फिर कहा कि जब हमारी मर्जी होगी उस वक्त हम इलेक्शन अनाउंस करेंगे। पीपल्स पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है। हुकूमत बार बार कह रही है कि अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि मुद्दत पूरी नहीं करने देंगे। इलेक्शंस हो सकते हैं, सियासी इसका जवाब क्या है और लीगली कानूनी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में कह चुका है कि हम 7 महीने से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकते, डिलिमिटेशन है और सेंसस का मामला भी दरपेश है। तो ये बड़े अहम मामलात हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक अवाम की फलाह व बहबूद और तरक्की से है। सो इस पे आज प्रोग्राम में सवाल जवाब करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ जी हुकूमत से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, सिंध में सीनियर सूबाई वजीर हैं नासिर हुसैन शाह साहब, वो मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मरकजी सरकर्दा सीनियर रहनुमा है, सेनेटर हैं डॉक्टर जरका, वो मुझे ज्वाइन कर रही हैं।
सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और लीगल मामलात पर हमारी रहनुमाई करने के लिए इमरान शफीक साहब एडवोकेट हैं और साबिक नैब के प्रोसिक्यूटर भी रह चुके हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और मशहूर व मारूफ कानूनदान हैं, लॉयर हैं, माहिर कानून हैं अहमद पनसोटा साहब, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। नासिर हुसैन शाह साहब, सबसे पहले तो आपसे मैं एक सियासी बयानिए का जवाब ले लूं। जो सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की है, पीपल्स पार्टी किस तरह से इसको देखती है? बिकॉज आगाज किया गया था सिर्फ 2 केसेस के हवाले से, जिस हवाले से एक जज साहब की राय या एक जज साहब की रिकमेंडेशन सामने आई थी। फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए, उन्होंने कहा कि जी इसका दायरा कार पूरे मुल्क में बशमूल सिंध के यानी कि पीपल्स पार्टी के केसेस, ये उन्होंने तो नहीं कहा लेकिन मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, तो पीपल्स पार्टी के राय इस पे क्या है? नासिर हुसैन शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखें, अदालतों के लिए हमें बहुत एहतराम है और इस तरह का जो सो मोटो लिया गया, अब इस पे कुछ एतराजात हो तो सकते हैं, लेकिन अगर जब उन्होंने लिया है और इस पे अब नोटिस भी कर दिए गए हैं, और मेरे अपने जाती लिहाज से तो जब एक चीज कोर्ट में है तो उस पर ज्यादा बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह के नोटिस अगर पहले भी ले लिए जाते जब ज्यादती हो रही थी और बहुत सारे केसेस में जब बहुत अजीब तरह से उसको ले लिया जाता था, उस वक्त भी अगर ले लिए जाते, बस सद एहतराम मैं कह रहा हूँ कोर्ट से, कि फिर और भी ज्यादा बेहतर था कि जब एक नजर आ रहा था कि जो उस वक्त के हुकूमत में थे उनके केसेस अगर कोई जमानत हो रही थी या कहीं पे बंद किए जा रहे थे तो ना उस पर दोबारा अपील की जा रही थी, ना उसको परसू किया जा रहा था, और उसके दूसरी तरफ अगर जो अपोजिशन थी उस वक्त की, उनके लोगों को अगर कोई रिलीफ भी मिलता था कोर्ट की तरफ से तो फौरी तौर पर इदारा जो है वो हरकत में आ जाते थे, और वो जो एक साहब इनके थे जो इस वक्त मुल्क से बाहर चले गए हैं, वो उसको परसू करते, जी शहजाद अकबर साहब, वो उसको परसू करते थे और पूरा इंटरफेयर करते थे इस पूरे मामलात में। उन पर तो कभी इस तरह का कोई वो तो नहीं लिया गया। अगर उस वक्त ले लिया जाता तो फिर हर चीज को जस्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन मैं इस मामले पे ज्यादा बात करने से चले कानूनी एतबार से नहीं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ है कि जी NRO 2 का रास्ता कम अज कम सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। इस पे क्या कहेंगे? आप लोग NRO 2 लेना चाह रहे थे। NRO 2 किस लिहाज से? ऐसा कोई भी नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। अगर कोई ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, जो बहुत सारा जिक्र किया गया मुख्तलिफ डिपार्टमेंट का, अगर उसमें हुई है तो पहले जो हुकूमत थी उन्होंने भी की थी आके, तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। अगर किसी FIA में या किसी और डिपार्टमेंट में कोई हुए हैं तो उसमें तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन शाह साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी उस वक्त उन्होंने अपने ही खिलाफ केसेस में, उस वक्त तो इमीडिएटली उनके खिलाफ केसेस कोई नहीं थे सिवाय दहशतगर्दी के चंद केसेस जो कि वजीर आजम साबिक और मौजूदा सदर के खिलाफ थे, बट इस तरह से FIA नैब में कोई केसेस उनके खिलाफ थे नहीं कि जहां पर ये शक शुबा जाता कि जी वो अपने खिलाफ केसेस में अफसरान के तकर्रुर तबादले कर रहे हैं। देखिए, खान साहब के ऊपर नहीं भी थे, लेकिन जिस तरह KP की हुकूमत के लिहाज से कुछ केसेस थे। फिर जो लोग खैर से इनके पास फरिश्ते आए थे, जो इनकी मशीन लगी हुई थी ड्राई क्लीनर, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे तो उन पर बहुत केसेस थे, PMLN में थे तो उनके ऊपर बहुत केसेस थे। जब वो इनके पास आए तो बिल्कुल दुले दुलाए हो गए। उन केसेस में मैं आपको बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ जो बिल्कुल वजाहत से थे, जिनके खिलाफ सबूत भी थे, बल्कि यहाँ तक हुआ कि उन्होंने जमानतें तक नहीं ली, और जिन्होंने पहले जमानतें ली हुई थी बाद में PTI की हुकूमत में उनकी सरपरस्ती में उन्होंने जमानतें अपनी एक्सटेंड नहीं कराई, बल्कि वो उस तरफ गए ही नहीं, क्योंकि उनके पूरा भरोसा था कि कोई उनको हाथ नहीं लगाएगा। इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि ये? अच्छा, फिर आपने एक और देख लिया, FIA की बात ही कर रहे थे, बशीर साहब थे उस वक्त, बशीर मेमन,
ہاں پرائم منسٹر صاحب اپنے خان صاحب اس وقت ان کو بہت قریب رکھتے تھے، بلکہ آپ کو بھی علم میں ہوگا کہ انہوں نے انٹیریئر ڈپارٹمنٹ اپنے پاس رکھا تھا ان کے مشورے سے کہ جی یہ بڑا ڈپارٹمنٹ ہے اور اس سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر بعد میں جب کوئی اس طرح کی بات آئی جو ان کے لوگوں نے ان سے غلط جو بھی کیسز تھے تو ان کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان کے ساتھ ٹریٹ ہوا. تو یہ کوئی اس وقت تو کوئی سو موٹو نہیں آیا معذرت کے ساتھ کہ بھائی ایک افسر کو زبردستی ریٹائر کر دیا گیا، اس کو اس کا جو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. نہیں شاہ صاحب آپ بار بار معذرت نہ کریں، آپ سیاسی بیانیاں دے رہے ہیں، آپ سیف ہیں، آپ بار بار معذرت نہ کریں اس حوالے سے. ہمیں تو بڑا احترام ہے کورٹ کا، اور خاص طور پر پھر سپریم کورٹ، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں احتیاط سے بات کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. سینیٹر ڈاکٹر سرکار، اب چونکہ یہ سارے معاملات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، جس طرح سے پیپلز پارٹی نون لیگ بھی یہ بیانیاں تو سامنے آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی مبینہ طور پہ جس طرح سے اداروں کے اندر تقرر تبادلے کیے گئے اپنی مرضی کے مخالفین کو دبوچنے کے لیے، ان کے خلاف شکنجہ کسنے کے لیے، ساری بات آپ نے سن لی ہے. اس کو کس طرح ڈیفینڈ کریں گے آپ کے؟ اس وقت تو کوئی سو موٹو نہیں لیا گیا، اس وقت تو کوئی معاملات ایسا نظر نہ آئے. جی بہت شکریہ غریدہ. میں سن رہی تھی ناصر صاحب کی باتیں، اور دیکھیے جی ان کے تو پیپلز پارٹی کی پرانی سیاست ہے. ان کا اس وقت آغا جو ان کے جو چیف منسٹر گورنر لگے ہوئے ہیں آغا سراج درانی، وہ ان کے اوپر کیسز تھے، وہ جیل میں تھے، سب جیل ان کا گھر ڈکلیئر کر کے ان کو اسپیکر سے گورنر بنا دیا گیا. اس کے اوپر بالکل کوئی سو موٹو لینے کی ضرورت نہیں ہے. لاہور ہائی کورٹ آپ نے کل دیکھا کس طرح سے ینگ وکلا آئے ہوئے تھے. ساری جو جوڈیشری ہے لاہور کی، بارز ہماری جو ہیں وہ ساری نون لیگ، اور ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ شہباز شریف کہا کرتے تھے کہ وکیل کرن دی کی لوڑ ہے، جج کرو. اور آپ نے دیکھا کہ پاناما لیکس میں بھی ہمارے چند لوگوں کے نام آئے. بات یہ ہے کہ جب ایک معاشرے میں اخلاقیات گرتی ہیں تو وہ ایک حصے میں نہیں گرتی، صرف سیاستدانوں میں نہیں گرتی، وہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب سے شہباز شریف صاحب، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، 1990 میں جب یہ آئے تھے تب ان کے جو کیسز تھے وہ انہوں نے 2000 جب یہ NRO 1 لیا انہوں نے مشرف صاحب سے، تو سب کیسز ختم کرائے. اب اس وقت آپ کے پرائم منسٹر اور جو اس وقت چیف منسٹر بننے کی اپنا دعویٰ کرتے ہیں ہمارے حمزہ شہباز، دونوں بیل پہ ہیں. اور ٹی کنگ جو ہمارے ہیں شہباز شریف صاحب، 16 ارب کے جو ٹیز ہیں، وہ کیس ایک بڑا مستند کیس ہے. اس کے بیچ میں ساری گواہیاں، سارا کچھ تھا. جس دن یہ آئے آپ نے دیکھا کس طرح ڈاکٹر رضوان کو برطرف کیا گیا، ان کو چھٹی پہ بھیجا گیا، اور جس طرح سے ان کو پریشرائز کیا گیا، ان کو پھر ہارٹ اٹیک ہوا. اور یہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ایان علی کو جس کسٹم آفیسر نے پکڑا، وہ ان کا قتل ہوا ایک مبینہ ڈکیتی میں. اسی طرح جو راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، ان کی جو رینٹل پاور کی جو ان کی انویسٹیگیشن تھی، جو آفیسر وہ کر رہے تھے، ان کا قتل ہوا. تو یہ ایک پوری کہانی ہے. ابھی آج کل سوشل میڈیا پہ وائرل ہے ایک ویڈیو سندھ کے کسی لوکل باڈی ورکر کی، جس نے ایلیگیشنز لگائیں سب منسٹروں پہ، جس میں ہمارے بھائی جو اس وقت میرے ساتھ ہیں ان کا بھی نام تھا، اور اس کے بعد ان کا مرڈر ہو گیا اگلے دن. تو یہ سیاست میں چل رہا ہے، اور اس قسم کی جو ایک روش ہے ہماری پرانی سیاست دانوں میں یا پارٹیوں میں، تو اگر سپریم، کیونکہ لوگ اس پہ پریشان ہیں، آپ کام نہیں کر. آپ نے دیکھا آج اور کل ایک ہائی پاورڈ بورڈ کرایا شہباز شریف صاحب نے، جس میں انہوں نے گریڈ 21 سے 22 وہ لوگ پروموٹ کیے جو ان کے پرانے وفادار ہیں، وہ حضرت جو ڈان لیگز میں تھے اور ان کی بیگم. اسی طرح خواتین کی پروموشن نہیں ہوئی، صرف ان خواتین کی پروموشن ہوئی جن کے میاں ان کے ساتھ، یعنی میاں بیوی دو اس طرح کے کیسز ہیں جن کی پروموشن ہوئی.
اور وہ دونوں ان وفادار ڈان لیگز والے، وہ راشد منصور صاحب والے، توقیر شاہ صاحب جو ریٹائر ہو رہے تھے دسمبر میں، ان کو انہوں نے 21 سے 22 میں کیا تاکہ ان کو زوال ان کا آگے ان کی سروس چلے. تو یہ ایک سسٹم ہے جو یہاں پہ چلتا ہے. آپ افسران کو، ایگزیکٹو کو کہتے ہیں کہ تم نے اگر چلنا ہے تو تمہیں ہماری بات کرنی ہوگی، ہمارے خلاف اگر چلو گے تو ہم تمہارا اگزامپل بنائیں گے. اگر سپریم کورٹ نے، اور یہ صرف سپریم کورٹ نے نہیں لیا یہ نوٹس، یہ نیچے سے آپ کی سیشن کورٹ سے شروع ہوا ہے، کیونکہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے. ایف آئی اے میں جو ہو رہا ہے یہ پاکستان ہے، یہاں پر صرف چوروں کی حکومت اگر چلتی ہے تو ہم سارے تو اس میں نہیں نا انکلوڈ ہوتے. تو آئی تھنک اگر سپریم کورٹ اتوار کے دن نوٹس لے سکتی ہے اور رات کے 12 بجے کھل سکتی ہے، اور ہفتے والے دن صرف نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کھل سکتی ہے، اور ہم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دروازے بند ہیں، تو یہ چلتا ہے. یہ اگر انہوں نے لیا تو اس کے خلاف انہوں نے اس لیے پروٹیسٹ کرنا ہے تاکہ سپریم کورٹ پہ بھی پریشر پڑے. یہ جو عدالتوں کے کھلنے کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں، یہ میں پنسوٹا صاحب سے اور عمران شفیق صاحب سے اس کا جواب لوں گی، لیکن ارشاد عارف صاحب آپ کے پاس ذرا پہلے آؤں گی میں. اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ نے ایک سیاسی بیانیہ تو سن لیا، بطور ایک سینئر صحافی کے تجزیہ کار کے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو لیا ہے سو موٹو، یہ قانون انصاف کا بول بالا ہے، کوئی مبینہ طور پہ NRO 2 ہونے والا تھا جس کی روک تھام کی گئی ہے، یا سپریم کورٹ کا دائرہ کار نہیں تھا؟ یہ دیکھیں، جیسا شاہ صاحب نے کہا، میں تو اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں کہ ہمیں تو یہ تربیت دی گئی تھی کہ جب کوئی کیس زیر سماعت ہو تو اس پر کوئی ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے، کوئی اوپینین نہیں دینی چاہیے، اور میں اس کا حامی ہوں. اس لیے کیس کے میرٹ ڈی میرٹ سے قطع نظر اور اس پر بحث کیے بغیر کہ جی نوٹس لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، میں اس پر کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. لیکن جب ایک ملک میں ایسی حکومت قائم ہو جس کے اعلیٰ عہدیدار کرپشن کے کیسز میں ملوث ہوں اور ادارے ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہوں، عدالتوں میں زیر سماعت ہوں کے مقدمات، اور ان میں سے بیشتر جو مقدمات ہیں وہ عمران خان کی حکومت نے قائم نہ کیے ہوں بلکہ پہلے سے وہ کیس چلے آ رہے ہوں، یا وہ محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں بنے یا نواز شریف صاحب کے دور میں بنے. اگر وہ لوگ جو ان مقدمات میں ملوث ہیں وہ خود یہ فیصلہ کرنا شروع کر دیں کہ کس پراسیکیوٹر کو، کس انویسٹیگیٹر کو یہ کیس انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، پراسیکیوٹ کرنا چاہیے، اور وہ یہ فیصلہ کرنا شروع کر دیں کہ جن لوگوں کے ECL پر نام ہیں ان کو نام رہنے چاہیے، نہیں رہنے چاہیے، تو اس سے ایک عوام کے اندر بہرحال ایک جو ایک بے چینی اور اضطراب تو پیدا ہوگا. وہ سوچیں گے کہ جو لوگ بھی جھوٹے یا سچے کیسے میں ملوث ہیں وہ کہیں گے کہ ہم یہ کام اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم بااختیار نہیں ہیں، ہم اقتدار میں نہیں آ سکتے، ہم نے پیسہ خرچ کر کے ووٹ نہیں لیے یا ملی بھگت کر کے حکومت نہیں بنائی. تو اس بنیاد پر عدالت نے اگر یہ نوٹس لینا ہے تو ہمیں اعتماد ہونا چاہیے، اعتبار ہونا چاہیے کہ عدالت عظمیٰ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے یہ ایک رولز ریگولیشنز بنائے گی اور رہنمائی کرے گی پوری قوم کی بھی اور ان اداروں کی بھی کہ انہیں پراسیکیوٹر کو کس طرح پروٹیکشن ملنی چاہیے، انویسٹیگیٹر کو کس طرح پروٹیکشن ملنی چاہیے، اور انصاف کے تقاضے پورے کس طرح ہونے چاہیے، کیونکہ یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا ایشو ہے کہ وہ ایک ملزم ہے وہی تقرر تبادلے کر رہا ہے، جو ایک ملزم ہے وہ اپنے آپ کو یہ سہولت فراہم کر رہا ہے کہ اس کا ECL سے نام ہٹا دیا جائے، وہ یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ کون سا کیس چلنا چاہیے یا کون سا نہیں چلنا چاہیے. میرا خیال ہے اس لحاظ سے تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ عدالت نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے. ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ آئندہ ایسا کام نہ ہو. ٹھیک ہے، رائٹ. ارشاد صاحب آپ نے انٹرسٹنگ پوائنٹ دیا. عمران شفیق صاحب کمنگ ٹو یو، آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن ہے یہ اور ایک پرسیوڈ انٹرفیئرنس ہے، پرسیوڈ انٹرونشن ہے، متصور مداخلت ہے، ابھی اس کے ثبوت کچھ ہے نہیں. کیا کہتے ہیں آپ اس سارے معاملے پر؟ دیکھیے، سپریم کورٹ کا جو یہ سو موٹو کا اختیار ہے یہ آرٹیکل 184(3) کے تحت ہے. اچھا، یہ دو چیزوں کا تقاضا کرتا ہے. نمبر ایک کہ کوئی بھی ایشو جو ہے جس پر سپریم کورٹ نوٹس لیتی ہے وہ ہے بنیادی انسانی حقوق سے متعلق ہونا چاہیے، اور دوسرا وہ پبلک امپورٹنس کا ہونا چاہیے.
अब जब इशू पब्लिक इंपोर्टेंस का होता है तो यकीनन बतौर पब्लिक इंपोर्टेंस से और बुनियादी हकूक से तो उससे हम अफेक्ट होते हैं और उस पर हमारी अपनी राय देने का हमें पूरा हक है कि ये नोटिस जो है वो किस बुनियाद पर लिया गया है, क्योंकि उसकी बुनियाद ही सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन की अपना इख्तियार नहीं है, वो इख्तियार पब्लिक इंपोर्टेंस और अवामी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का इख्तियार है। तो एक तो ये इस पॉइंट के तहत है, इसलिए उनका इख्तियार तो है। अगर ऐसे 2 पॉइंट्स अगर नजर आते हैं, ये शराइत पूरी होती है तो वो सू मोटर ले सकते हैं। तो इस सू मोटर में ये शराइत पूरी हुई है। तो अब इस बुनियादी तौर पर इन्वेस्टिगेशन में अगर इंटरफेरेंस हो रही हो तो यकीनन उस पर सुप्रीम कोर्ट देख सकती है और बाकी पिछली उसके नज़ायर भी मिलते हैं। लेकिन क्या ये केस ऐसा था कि जिस पर देखें, अब इससे बड़े इश्यूज भी मौजूद हैं। अब ये देखिए कि चेयरमैन नैब जो हैं इस वक्त जो वो अक्टूबर 2021 में रिटायर हो गए थे, एक ऑर्डिनेंस के तहत प्रिवेल कर रहे हैं। अब अक्टूबर 2021 को वो रिटायर हुए, 2021 से लेकर, और पाकिस्तान का सबसे अहम इदारा एहतसाब के एतबार से वही है। एक शख्स जो और कानून ये है कि कोई शख्स जो चेयरमैन नैब है वो एक मुद्दत के लिए रहेगा। अगर आप उसको कानून में स्पेशल उस फर्द के लिए तरमीम करते हैं और कानून में तरमीम एक ऑर्डिनेंस के जरिए करते हैं, पार्लियामान में भी नहीं लेके जाते, और ये तरमीम ये करते हैं कि अब कानून में आपके लिए एक्सटेंशन नहीं थी लेकिन हम आपको एक्सटेंशन दे रहे हैं, मेरी नजर में ये बुनियादी तौर पर एक इंतहाई अहम इदारे के लिए आप अगर आम से अल्फाज में भी कहे ना तो उस वक्त की हुकूमत की तरफ से एक रिश्वत थी। यानी कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी हाई प्रोफाइल केसेस में असर अंदाज होने के लिए एक शख्स को तकर्री दी गई। इससे बड़ा इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है कि एक शख्स जो खत्म हो चुका है, रिटायर हो चुका है, आप उसको पहले 4 माह के लिए तोसी देते हैं और फिर उसके बाद दोबारा 4 माह के लिए देते हैं, और उसकी वजह क्या बनाते हैं, बुनियाद क्या बनाते हैं? वो बुनियाद ये है कि जी उस वक्त के जो अपोजिशन लीडर है उन पर मुकदमात है, मैं उनसे मुशावरत नहीं करना चाहता। हालांकि ये बात नहीं थी, क्योंकि उसके बाद पार्लिमानी 4 बोर्ड के मेंबरान का भी उसमें कानून में शिक मौजूद थी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ। अच्छा, इसके अलावा हुसैन असगर साहब से जो वाइस चेयरमैन नैब थे, डिप्टी चेयरमैन नैब थे, वो डिप्टी चेयरमैन नैब ने इस्तीफा दे दिया। अब वो क्यों दिया, किन सर्कमस्टांसेस में दिया, किन हालात में दिया, डिप्टी चेयरमैन के ओहदे पर एक शख्स था, उसकी भी कभी कोई तहकीकात नहीं हुई। इसी तरह प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो है वो भी नॉन एक्सटेंडेबल था 3 साल के लिए। पहले एक ऑर्डिनेंस आया जिसके जरिए नॉन एक्सटेंडेबल का लफ्ज खत्म किया गया और एक्सटेंडेबल उस पोस्ट को बनाया गया। तो यानी मैं ये समझता हूं कि ये बड़े पॉइंट मौजूद थे जिन पर एक इदारा है। और DGFIA, साबिक DGFIA बशीर मेमन साहब ने कहा। अच्छा, उसके बाद फिर उसी पोस्ट पर वाजिद ज़िया साहब को लगाया गया। वाजिद ज़िया साहब को भी वहां से ट्रांसफर की गई। अब उस ट्रांसफर के हवाले से बशीर मेमन साहब की हो या वाजिद ज़िया साहब की हो, उनको लगाना और उनको पोस्टिंग करना, ये दोनों ऐसे मराइल थे। अगर पोस्टिंग और ट्रांसफर ही बुनियाद है किसी अफसर के सू मोटो की, तो फिर ये बहुत सी चीजें पिछले दौर में मौजूद थी जिन पर सू मोटो हो जाना चाहिए था, लेकिन उस दौर में क्यों नहीं हुआ? ये एक आम कानूनी पॉइंट है जिसका जवाब मैं चाहूंगी कि एक और पॉइंट ऑफ व्यू पनसोटा साहब की तरफ से आ जाए। अहमद पनसोटा साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें, एक ब्रेक का वक्त हुआ है ताकि मैं ब्रेक ले लूं और आपका जवाब इंटरप्ट ना हो, ताकि आप तसल्ली से अपना जवाब दे सकें। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, वापस आएंगे, अहमद पनसोटा साहब से जवाब लेंगे। इमरान शफीक साहब, इरशाद आरिफ साहब, डॉक्टर ज़रका साहिबा और नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़रका तैमूर साहिबा, नासिर हुसैन शाह साहब, इरशाद अहमद आरिफ साहब, इमरान शफीक साहब और बैरिस्टर अहमद पनसोटा साहब। बैरिस्टर पनसोटा साहब, आपकी क्या राय है जो सारी डिस्कशन हमारी चल रही है सुप्रीम कोर्ट के सू मोटो के बारे में? देखिए जी, पहली बात ये कि हमारा सवाल ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस जगह पर सू मोटो लिया, किस जगह पे नहीं लिया, कहाँ लेना चाहिए था, कहाँ नहीं लिया। सवाल ये है कि जो ये पर्टिकुलर सू मोटो लिया है, क्या ये आइन के आर्टिकल 1843 के एन मुताबिक है या नहीं है। उसके 2 लिम्स हैं। पहली लिम्स ये कहते हैं कि वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट, दूसरा है मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, जैसे कि इमरान साहब ने बताया। अपने इसी ऑर्डर में जो आज उन्होंने इशू किया है उसमें उन्होंने खुद एक्सप्लेन किया है कि पाकिस्तान में एक बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर तशवीश पाई जा रही है कि आर्टिकल 4, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 25 की वायलेशंस हो रही हैं इन दीज क्रिमिनल ट्रायल्स, जो कि क्रिमिनल ट्रायल्स पाकिस्तान में चल रहे हैं। और वो क्रिमिनल ट्रायल्स स्पेसिफिकली रिलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सर्विंग प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहब से, जिनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। उस एंगल पर सू मोटो को लिया गया और उसमें आर्टिकल 4, 25 और 10 जो है वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट क्वालिफाई करते हैं। बिकॉज 10 कहता है कि ड्यू प्रोसेस चाहिए और इन अकॉर्डेंस विद लॉ होना चाहिए सारा कुछ। आर्टिकल 4 जो है वो आपकी इक्वालिटी बिफोर लॉ पे, आर्टिकल 25 इसकी बात करता है। दूसरी बात यह है कि इसको अगर आप किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में देखें
कि आप एक प्राइम मिनिस्टर लगने के बाद या चीफ मिनिस्टर लगने के बाद पहला स्टेप जो है या पहले दूसरे स्टेप्स में से ये ले रहे हैं, उन अफसरान को तब्दील कर रहे हैं जिन अफसरान ने डायरेक्टली आपकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। छोड़ दे सुओ मोटो को, एनी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विल नॉट अलाउ दैट टू हैपन। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर तशवीश का ऑब्वियसली इजहार किया। एक फाजिल जज साहब जो कि मज़ाहिर नकवी साहब हैं, उसको फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने खुद कंसिडर किया और फील किया इस पर सुओ मोटो लेना चाहिए। तो मेरे नजदीक इसमें कोई ऐसा इबाम नहीं है, लेकिन सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन के मैं बुनियादी तौर पर जाती तौर पर इतना खास, आई एम नॉट अ बिग फैन। मैं समझता हूं कि सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो चंद इंस्टेंसेस जहां पर सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज होनी चाहिए इन एडिशन टू ह्यूमन राइट्स वायलेशन, वो ये है कि इतनी मुश्किल से केसेस बने हैं, दिस इज अक्रॉस द बोर्ड, जिसका भी मर्जी केस हो, इन केसेस की अगर प्रोसिक्यूशन इस तरह खराब की जाएगी उसका बिल्कुल चेक होना चाहिए। और लेकिन पंसोटा साहब फिर यहाँ पे एक काउंटर दूसरा नैरेटिव भी तो आ रहा है ना, जो इमरान शफीक साहब ने कहा कि फिर पिछले दौरे हुकूमत में भी हमें जिसकी मिसालें दे दी इमरान शफीक साहब ने कि यहाँ हमें तकर्रुर तबादले नजर आए रिगार्डिंग टू हाई प्रोफाइल केसेस जहाँ पे प्रोसिक्यूशन पे असरअंदाज होने की कोशिश की गई। फिर उस बारे में पंसोटा साहब आप क्या कहेंगे? मैं उसी का जवाब अभी देने लगा था। वो ये बात है कि चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन में प्रोसिक्यूशन के निजाम को इट हैज बीन कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, जो कि पाकिस्तान में मेरा ख्याल है बहुत फरसूदा हालत में है, उसी दौरानिए में बाकी तफसीलात भी मुगवाई जाए। मैं समझता हूँ ये दिस शुड नॉट बी FIA स्पेसिफिक, तमाम प्रोसिक्यूशन पाकिस्तान में मुगवाई जाए और एक प्रॉपर जजमेंट दी जाए कि प्रोसिक्यूशन का निजाम होना कैसे चाहिए। अगर आप खुद अदालतों में जाके हमारी प्रोसिक्यूशन का निजाम देखें तो इट हैज गॉन टू द टॉप। और इसलिए बहुत जरूरी है कि इसी केस में वो तमाम केसेस, चाहे वो इमरान खान के हों, नवाज शरीफ के हों, शहबाज शरीफ के हों, किसी के भी हों, उनको प्रॉपरली आपको सुप्रीम कोर्ट को एक मशले राह बनकर हमें दिखाना चाहिए। और ये असल इससे भी ज्यादा रोल कंसर्न चीफ जस्टिस का है जो कि प्रोविंसेस के हेड है, बिकॉज अदालतें उनके मातहत हैं डायरेक्टली। ये उनका पीरियोडिकल रोल है जो कि मैं समझता हूँ बहुत एहतराम से उन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया। और एक बार बार बात की जा रही है अबाउट डिस्कशन ऑन पेंडिंग केसेस, उस पे हमारी अरशद शरीफ साहब की जजमेंट है PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 1 कि हम ऐसी डिस्कशन नहीं कर सकते जिससे आउटकम ऑफ द प्रोसीडिंग इफेक्ट हो। लेकिन वैसे फेयर कमेंट करना, फेयर जर्नलिस्टिक पोजीशन लेना जो कि आप सब और हम सब ले रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं। और स्पेशली नासिर शाह साहब भी जो पॉलिटिकल पोजीशन ले रहे हैं, ही इज एट लिबर्टी टू डू दैट। इसमें कोई ऐसी आई थिंक नहीं। ठीक, इमरान शफीक साहब आप कुछ कमेंट करें। एक ये पहली बात तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो सुपरविजन है ना प्रोसिक्यूशन पर, ये हो चुकी है पहले भी। पनामा केस में GIT बनी, सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में बनी, फेक अकाउंट में भी बनी और सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में मिली, उनके नताइज हमने देख लिए। दूसरी बात ये अपोजिशन रहनुमाओं पर जो इल्जाम लगाया गया कि इनके केसेस इन्वेस्टिगेशन इन्फ्लुएंस हो रही है, ये भी कोई बुनियाद उसकी ऐसा नजर नहीं आती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि वो सारे केसेस तो इस वक्त आप जरदारी साहब के केसेस ले लें, शहबाज शरीफ के ले लें, हमजा के ले लें, बाकी लोगों के भी लें, फैक्चुअल बात जो है वो ये, वो सारे के सारे रेफरेंसेस हों या चालान हों, वो अदालत में सबमिट हो चुके हैं। जब चालान अदालत में सबमिट हो जाता है, बहुत से केसों में उन पर चार्ज भी फ्रेम हो चुका है, तो इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है, अब मटेरियल अदालत के कब्जे में है। अब उसमें टेम्पर करना, उसमें इन्फ्लुएंस करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अब अदालत ने ही करना है, जैसे भी करना है। और यानी कि तफ्तीशी अफसरान अगर तब्दील कर भी दिए जाए तो फर्क नहीं पड़ता। होता ही ये है, नैब के 90% केसों में बिलअमूम ऐसे होता है कि एक तफ्तीशी अफसर है, उसने अपनी तफ्तीश मुकम्मल की, तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद रेफरेंस अदालत में चला गया, रेफरेंस में अदालत जाने के बाद वो बिल्कुल आजाद है, वो उसकी ट्रांसफर होती है, रावलपिंडी से कराची चला जाएगा, कराची से कोयटा चला जाएगा। और वो क्या होगा, जब उसकी एविडेंस देने की बारी आएगी तो वो अदालत उसे तलब करेगी और वो अदालत में एविडेंस करना शुरू करेगा। मैंने आज एक केस किया है जिसमें वो नैब के जो IO थे वो पहले पिंडी में थे, यहाँ उन्होंने तफ्तीश की, उसके बाद आप कराची चले गए, अब वो एविडेंस देने के लिए कराची से आते हैं। आज अदालत से उन्होंने टाइम दिया कि मैं कराची से आता हूँ, मेरे पास बहुत से वहां केसेस हैं, तो मुझे टाइम दिया जाए। यानी ये एक रूटीन का मैटर है। इसको वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। पंसोटा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं क्विक रिस्पॉन्स ये देना चाह रहा हूँ कि ये मैं अब जो आर्गुमेंट आपके सामने रख रहा हूँ, ये एक लीगल के साथ साथ एक सोशल आर्गुमेंट है। पाकिस्तान के मुल्क में, ऐसे मुल्क में हमारी ये डिबेट तो हो सकती है कि टॉप 3 करप्ट लोग कौन है पाकिस्तान में, नाम लिए बगैर, लेकिन ये डिबेट नहीं हो सकती कि करप्शन नहीं हुई। लेकिन वो तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के जो सरबराहान है या जो भी हैं, वो दे आर एट लार्ज। कोई 14 साल बाद जान छुटती, कोई मुल्क से बाहर है, कोई कहीं बैठा हुआ है। ले दे के इस निजाम के जो अंदर काबू आते हैं, वो मेरे आप जैसे आम लोग आते हैं जो 8-8 साल 9-9 साल या जेब काटने के केस में 3-3 साल अंदर हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी प्रोसिक्यूशन के निजाम को एक शदीद रिवैम्पिंग की जरूरत है। इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट, बट प्लीज इस इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है
prosecutions, that leads to the prosecution that needs a strong revamping. ठीक। यार हमारे हालात आम आदमी का केस ना पब्लिक इंपॉर्टेंस का ये केस बन भी नहीं याद पाता। दीजिए जरा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे पास बड़े जबरदस्त पॉलिटिकल एंड लीगल माइंड्स मौजूद है। इतनी रिच डिबेट हो रही है कि आई विश कि यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का टाइम एक्सटेंड हो जाए, बट टाइम बड़ा लिमिटेड है। इरशाद जी, इरशाद आरिफ साहब जी। ये इमाम शफीक साहब जो बात कर रहे हैं कि अगर ये प्रोसिक्यूशन मुकम्मल हो चुकी है और इन्वेस्टिगेशन भी मुकम्मल, इन लोगों को तब्दील क्यों किया जा रहा है? DGFI को तब्दील करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? और रिजवान को, डॉक्टर रिजवान को क्यों तब्दील किया गया? वो दूसरे साहब जिनको तब्दील किया गया और वो बेचारे ICU में पड़े रहे 3 दिन तक, वो जरूरत क्या पड़ी है? ठीक, देखिए जब चालान अदालत में चला जाता है, तफ्तीशी अफसर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करके चालान अदालत में सबमिट करवा दिया, अब वो अदालत की प्रॉपर्टी है, तो उसको ट्रांसफर करना, पोस्टिंग करना, उसको फर्क नहीं पड़ता। और ये ट्रांसफर और पोस्टिंग जो है वो उस इदारे का सरबराह कर रहा है। इरशाद आरिफ साहब का पॉइंट भी वैलिड है। वो कह रहे हैं फिर गवाही किसने देनी है? प्रोसिक्यूटर की तो जरूरत है ना अभी। वो गवाही देने के लिए तो अदालत जब बुलाएगी वो आएगा, गवाही दे देगा। ना, मैं वही बात कह रहा हूँ कि आप जब, बिल्कुल मैं इरशाद साहब की बात से एग्री कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बिजली के बाकी तमाम मसाइल खत्म हो गए हैं। जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आके सबसे पहले प्रोसिक्यूटर्स से लेके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के ऊपर चेंज करना है। ये तो ऐसे ही कि प्राइम मिनिस्टर लगते ही बंदा कहे जी मैंने सबसे पहले SH और पटवारी की ट्रांसफर करनी है। प्राइम मिनिस्टर नहीं पास किया। नहीं, प्राइम मिनिस्टर के नीचे है ना जी FIA। आई एम श्योर आपके मेरे नीचे तो नहीं जो है। उस अदारे का सरबराह होता है वो अदारे का DG जो है वही अपनी करता है। अब नैब के चेयरमैन ने बहुत सी अभी की हैं, कुछ अर्से पहले DGs तब्दील किए हैं। एक DG एक जगह से दूसरी जगह गया है और वो आए हैं, अब वो चेयरमैन नैब तो अपनी जगह पे हैं। और वो अब आप ये कहें कि पिछले अरसे में जितनी पोस्टिंग और ट्रांसफर्स नैब में हुई हैं और DGs लेवल पर हुई हैं, वो सारी की सारी इन्फ्लुएंस थी जबकि वो इमरान खान के दौर में हुई। इरशाद आरिफ साहब, फिर मुझे शाह साहब की तरफ भी जाना है। इरशाद आरिफ साहब, एतराज तो उन लोगों पर हो रहा है जिनके केसेस हैं कि वो ये काम ना करें। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, जैसे का शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं। इमरान शफीक साहब, अहमद पंसोटा साहब, इरशाद आरिफ साहब, डॉक्टर जरका और नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं हमारे साथ। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर जरका आपकी तरफ आ रही हूँ, जरा नासिर हुसैन शाह साहब में एक सवाल कर लूँ, फिर उसके बाद शाह साहब जरा थोड़ा डिबेट को आगे लेके बढ़ते हैं पॉलिटिकल एरेना की तरफ। इस्लामाबाद आज अफवाहों का मरकज बना रहा, बड़ी सरगर्मी रही है अफवाहों के हवाले से कि असेंबलियां डिसॉल्व होने जा रही हैं, गवर्नमेंट खत्म करने का सोचा जा रहा है। इलेक्शन कब करवा रहे हैं? इमरान खान तो कल मार्च की तारीख देने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़े शौक से खान साहब मार्च की तारीख दें, मार्च कर भी लें, लेकिन होना कुछ भी नहीं है। और जिस तरह शेख रशीद साहब के 48 घंटे गुजर गए, हाँ। और ये 48 करते हुए 2023 आ जाएगा इंशाल्लाह, आप बेफिक्र रहें। रही बात, जो कुछ बात हुई, डॉक्टर जरका मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, लेकिन जाहिर है PTI में है तो इनके ऊपर असर तो होना है। जो इल्जामात की पॉलिटिक्स होती है और तोहमतें लगाना, दीगर चीजें, कोई एक ऑडियो का इन्होंने जिक्र किया जिसका मुझे तो इल्म नहीं, फिर उसमें मर्डर भी करा दिया इन्होंने। एक तो आप जरूर इसकी इन्वेस्टिगेशन रखें, अपने आप के जो नुमाइंदे हैं उन्हें कहें कि ये जरूर चेक करें, क्योंकि नेशनल मीडिया पे आकर इस तरह की बात करना बहुत ही मायूब है जब तक उसकी कोई तस्दीक ना हो। और दूसरी बात यह है कि आगा सिराज साहब के लिए तो कह दिया कि वो गवर्नर और सब कुछ, लेकिन ये नहीं देखा कि उनके साथ कितनी ज्यादती हुई है, उनकी पूरी फैमिली के साथ किस तरह इन केसेस में उनके साथ बर्ताव किया गया और दीगर सारी चीजें हुई। उस तरफ कोई भी ये चले, मैं उनके जवाब नहीं दे रहा, लेकिन ये जो आप 48 घंटे और दीगर चीजें, बल्कि हद तो ये है कि बहुत सारे वो वफाकी वज़रा साहिबान जो PTI के थे जिन्होंने अभी तक घर खाली नहीं किए, सरकारी घर, सरकारी गाड़ियां वापस नहीं की, वो महंगाई का इल्जाम लगा रहे हैं इस मौजूदा हुकूमत के। मतलब कितने दिन गए हैं जो पुराना इनका सारा किया धरा रहा इस मुल्क में, जो 70-72 साल में जो कुछ था और जो इनके 3 साल और कुछ अरसे में हुआ, कोई भी एक चीज उठा लें, कर्जे उठा लें कि 70 साल में जो 25,000 अरब रुपए थे वो 45 से क्रॉस कर गए। एक आम जो बिजली का यूनिट है वो 8 रुपए तक पहुंचा था इनके आने से पहले, और वो आज 32-33 रुपए पे है। और बात नहीं करेंगे, अपनी कारकर्दगी नहीं बताएंगे कि उन्होंने एक आम पाकिस्तानी का क्या हाल कर दिया, लेकिन ये इस तरह के इल्जामात लगाकर इसमें बड़े माहिर। मैं बड़ा सलाम पेश करता हूँ
डॉक्टर जरका साहिबा समेत पीटीआई के तमाम लोगों को, खान साहब को भी और सबको, कि बहुत प्यारे अच्छे अंदाज में अपनी झूठी बात को भी बहुत सच की तरह पेश करते हैं और इसमें स्पिन करने में माहिर। अच्छा शाह साहब, बिफोर आई गो टू डॉक्टर ज़रका, आपने कहा जी खान साहब मार्च के कॉल दे दें, होना कुछ नहीं है, इलेक्शन हमने अपने वक्त पे करवाने हैं, लेकिन आप लोग चंद वोटों के ऊपर खड़े हैं। इत्तेहादी हुकूमत, कोई छोटी मोटी इत्तेहादी जमात इधर उधर सिरक जाए तो हुकूमत तो वैसे ही आपकी खत्म हो जाएगी, फिर तो इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे। मैं आपको एक अर्ज करूं कि इलेक्शन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो या मौलाना साहब हो, ये तो कहते रहे कि इलेक्शन, उस वक्त तो ये PTI की हुकूमत उस तरफ आ नहीं रही, बल्कि जब कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हो तो ये कह रहे थे जी करके दिखाएं। यहीं आपके बहुत सारे प्रोग्रामों में कहा जाता था कि जी ये करके दिखाएं, फिर जब मूव किया बोला जी अब इसको कामयाब करके देखें। अब ये जो एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो या राय कह लें, पंजोटा साहब और दीगर माहिरीन बैठे हैं वो इस पे बात कर सकेंगे कि जो प्रेसिडेंट का रेफरेंस था, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के, उसमें जो एक राय आई और आके इन्होंने शुरू कर दिया कि जी वफाकी हुकूमत भी खत्म और पंजाब वाली हुकूमत। वफाकी हुकूमत में तो एक भी वोट वो नहीं था जो मुनहरिफ कह लें या जो नाराज अरकान थे PTI। लेकिन शाह साहब सवाल मेरा वहीं आ जाता है कि कोई छोटा मोटा इत्तेहादी जमात अगर आपसे अलग हो जाए तो फिर क्या करेंगे, फिर तो हुकूमत आपकी। कोई ऐसा, हमारी सिर्फ एक बार तो इलेक्शन करवाना चाहते हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं कि पहले इस्लाहात हो और फिर इंतखाबात हो, क्योंकि फिर, और दूसरी बात ये इंतखाब अगर होते हैं, जिस तरह खान साहब किसी बात को नहीं मानते तो उन इंतखाबात को कैसे माने, तो इसलिए सबको मिलकर बैठना चाहिए और इस्लाहात करके वो सिलसिला बने जिसपे सबको वो काबिल कबूल। ठीक, डॉक्टर ज़रका आपकी तरफ आ रही हूँ, आप कुछ कहना चाह रही थी। जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि ऐसी हुकूमत जिसको 5 हफ्ते हुए आए हुए, 5 हफ्तों में इस कदर मफलूज हुकूमत हमने नहीं देखी कि पाकिस्तान की इकॉनमी नीचे जा रही है, पेट्रोल की प्राइसेस, बिजली एक महीने में 3 दफ़ा उसकी कीमत ज़्यादा की गई। अभी आप देखें मैं पसीने पसीने हो रही हूँ क्योंकि बिजली नहीं है। और आप ये देखिए कि ऐसी हुकूमत को सबसे ज्यादा किस बात की फिक्र है कि ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो जाए, और किसकी ट्रांसफर पोस्टिंग्स? अकाउंटेबिलिटी के इदारों की, FIA की और आपकी नैब में। तो ये तो बिल्कुल तशवीश की बात बनती है। जिस तरह से आपके बाकी लोग बात करें, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि देखिए यू कैन डिफेंड एनीथिंग, अगर आपको एक्सपीरियंस हो, आपको बात करनी हो, लेकिन फैक्ट स्पीक फॉर देमसेल्व्स। और मैं, नासिर साहब हमारे भाई हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें ये याद रखना चाहिए कि हम सब पाकिस्तान है तो हम यहाँ हैं। लेकिन देखिए हमारे कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अवाम बाशऊर हो चुकी है, अवाम को पता है कौन सच बोल रहा है, क्योंकि वो ये कहानियां कोई नई तो नहीं है ना कि आप चीज को ऐसा लुबादा पहना देते हैं। यानी ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है कि वो लोग जिनके ऊपर केसेस है, जिनको दुनिया जानती है कि करप्शन के किंग्स है, वो उनको लाके आपने बिठा दिया पाकिस्तान की हुकूमत में, आपने सेंटर में भी बिठा दिया, आपने पंजाब में भी गैर आईनी गैर कानूनी इलेक्शन करा के पंजाब असेंबली में उनको आपने बिठा दिया, और आप उनको कुछ ना कहे। अब आगे से उनका डिफेंस इतना जबरदस्त है कि आप ये कह रहे हैं कि उनको कुछ ना कहें। कैसे, आपकी जुर्रत कैसी हुई? और जिन लोगों के कत्ल हुए, जिन लोगों को हरास किया गया, उनको भी आप कहें ये तो नॉर्मल है, एब्सोल्युटली नॉर्मल, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ये लोगों को हजम नहीं हो रहा, लोगों को ये भी हजम नहीं हो रहा कि वो लोग जिनको सब मानते हैं कि उन्होंने करप्शन किया, अब आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये उनके ऊपर केस नहीं चल सकते। सो यू हैव टू हैव, आप अपना नैरेटिव तो जो मर्जी रखें, 22 करोड़ अवाम का नैरेटिव बिल्कुल डिफरेंट है, और जो अवाम का फैसला है वो इन लोगों के ऊपर भारी है, और उसका इनके पास कोई डिफेंस नहीं है। बेशक ये तो और अपनी सियासी जलसों में जो मर्जी कहे, ये तो पॉलिटिकल नैरेटिव है, लेकिन इलेक्शंस के होने के हवाले से लीगल नैरेटिव और लीगल लकूनास क्या है? पंसोटा साहब पहले आपसे, फिर इमरान शफीक साहब से मैं सवाल करूंगी। आप समझते हैं कि इस्लाहात के बगैर इलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त इमीडिएटली इलेक्शंस में जाना चाहते हैं, या पहले रिफॉर्म्स होनी चाहिए फिर ही इलेक्शन जो है पाकिस्तान में गैर मुतनाज़ा हो सकेंगे? देखिए, पहली तो बात ये कि इस पर इस बात का जवाब है वो इतना लीगल से ज्यादा पॉलिटिकल है
جو इस वक्त सिचुएशन है उसको डिफ्यूज करने के लिए इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पाकिस्तान में पोलैरिटी इस लेवल की हो चुकी है कि आई थिंक इलेक्शन शायद नीड ऑफ द डे बन गए हैं। जहां तक इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात है वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, बिकॉज पाकिस्तान के किसी भी इलेक्शन को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक तस्लीम नहीं किया। गालिबन आई थिंक 77 के जो इलेक्शन के अलावा बाकी तमाम इलेक्शन जो है दे हैव बीन कॉल्ड इनटू क्वेश्चन वन वे और द अदर, कभी वो दूसरे पे इल्जाम लगाता है। तो ऐसा तरीकाकार जरूर डिवाइस करना चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन ये उसका टाइम अभी नहीं है, बिकॉज इट विल बी टेंटेड विद मैलिस के ये अचानक आए हैं और आके इनको इलेक्शन रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ गई और साथ साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग के साथ साथ 2-3 चीजें इन्होंने करनी, एक इलेक्शन रिफॉर्म्स और एक आते हैं गालिबन और इनके एजेंडे पर चीज है। तो मैं समझता हूँ इस रिफॉर्म को भी कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानेगी। नो डाउट पीडीएम इकट्ठी है इस वक्त, लेकिन ये क्वेश्चनेबल बन जाएगा। हाँ, एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट होकर आती है, देन यू ऑल सिट टुगेदर एंड डू दिस इज द फर्स्ट थिंग दे शुड डू। ठीक। इमरान शफीक साहब आप क्या कहते हैं? देखिए, बतौर कानूनदान तो मैं समझता हूँ कि कानून में वज़ीर-ए-आज़म की कोई मुद्दत नहीं लिखी हुई है, असम्बलियों की मुद्दत लिखी हुई है और असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी होती है। इसी तरह पॉलिटिकल प्रोसेस चलता है, नंबर एक। दूसरी बात यह है, रिफॉर्म्स जो है वो एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। आप जितना आगे तरक्की करते जाते हैं साथ अपनी रिफॉर्म्स करते भी जाते हैं और पाकिस्तान में इलेक्शन वैसे ही मुतनाज़ा होते हैं, उनको मुतनाज़ा से दूर, लेकिन रिफॉर्म्स इलेक्शंस को अगर उसकी असम्बलियों की मुद्दत का टाइम पूरा हो जाता है तो उस बुनियाद पर कि रिफॉर्म करनी है तो उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि रिफॉर्म एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। जब आपका असम्बलियों की मुद्दत पूरी हो जाएगी तो उसके मुताबिक आप इलेक्शन करवाने के पाबंद होंगे। अगर उससे पहले असम्बलियां तहलील होती हैं तो तब भी उस जो आइन में टाइम दिया है उसके मुताबिक टाइम फ्रेम के अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं। रिफॉर्म्स एक्सक्यूज नहीं है किसी काम को ना करने की कि मैं बहुत अच्छा हो जाऊंगा तो फिर मैं ये काम करूंगा। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपका भी और पंसोटा साहब की। इरशाद आरिफ साहब, आपका लास्ट कमेंट, आप क्या देख रहे हैं? सियासी मंजरनामा क्या बनता है? इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस क्या है? गवर्नमेंट तो डट गई है कि हम अपनी मर्जी पे अपने टाइम पे करवाएंगे और इमरान खान अपने टाइम पे फौरी इलेक्शन चाहते हैं। देखें, इस वक्त पाकिस्तान जिस सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, जिस बेयकीनी के शिकार है और इस बेयकीनी के नतीजे में महंगाई भी बढ़ रही है, यहाँ सरमायाकारी रुकी हुई है, इसकी वजह से डॉलर की कीमत बढ़ रही है, स्टॉक एक्सचेंज मुतासर हो रही है, इसका वाहिद हल आम इंतखाबात हैं। और पूरी दुनिया में ये उसूल तस्लीम किया जाता है कि जब मामलात लाजनल हो जाएं, डेडलॉक पैदा हो जाए या ये फील किया जाए कि जी मामलात आगे बढ़ नहीं रहे, तो उस वक्त इंतखाबात का रास्ता इख्तियार किया जाता है। क्योंकि ये जो सख्त फैसलों की बात हो रही है, मौजूदा हुकूमत कर रही है, सख्त फैसले एक ऐसी हुकूमत नहीं कर सकती जो 2 वोटों से कायम है और किसी वक्त भी 2 वोट अलग होकर उस हुकूमत को खतरे में डाल सकते हैं, उस हुकूमत का ख़त्म कर सकते हैं। और इत्तेहादी भी ऐसे हैं जिनके मुतज़ाद नज़रियात हैं, मुतज़ाद ख्यालात हैं और जो एक दूसरे पर एतमाद भी नहीं करते। तो इसलिए मेरा ख्याल आम इंतखाबात वाहिद हल है। अगर इस वक्त इस अगले हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में अगर जनाब शहबाज शरीफ साहब खुद ऐलान कर देते हैं तो ये उनके लिए भी मुफीद होगा और उनके लिए भी मुफीद होगा। लेकिन अगर ताखीर करेंगे और फिर दबाव बढ़ेगा और फिर उनको करना पड़ेगा तो सियासी तौर पर नुकसान उनका सबसे ज्यादा नून का होगा और उनके इत्तेहादियों का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद आरिफ साहब, सेनेटर डॉक्टर ज़का तैमूर साहिबा, इमरान शफीक साहब, बैरिस्टर अहमद पंसोटा साहब और नासिर हुसैन शाह साहब। बहुत रिच पैनल था, इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत लर्निंग, बहुत रिच डिस्कशन रही। आई लीव यू है एंड आई सी यू इंशाल्लाह ऑन मंडे, कमिंग मंडे इन द प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।